सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल के खसूसी पॉडकास्ट पीपल्स हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। पिछले साल जुलाई के महीने में बांग्लादेश में तलबा एक किस्म से इनकलाब लेकर आए कि 15 साल से हुक्मरान शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए चंद मिनटों में फरार होकर नई दिल्ली में पनाह लेना पड़ी। इसके बाद नई हुकूमत कायम की गई और इस नई हुकूमत में जो नोबल इनाम याफ्ता हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें बांग्लादेश की नई हुकूमत का सरबराह बनाया गया। ये हुकूमत पिछले 1 साल के दौरान जहाँ बहुत सारे सफारती मैदानों में सरगर्म अमल नज़र आती है, वहीं एक मामला पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई दोस्ती का भी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 15 सालों के बाद गर्मजोश ताल्लुकात कायम किए हैं। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ चिटागांग की पोर्ट पर सामान लेकर जा रहे हैं। वहाँ से सामान पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अवामी सतह पे राब्ते बहुत मजबूत हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश की हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में सिफारती पासपोर्ट रखने वाले एहलकारों को बांग्लादेश के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। चंद दिन हुए हैं हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ढाका के दौरे पर गए थे। वहाँ 6 मफ़ाहमती याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं। लगता यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उलझे हुए और पेचीदा ख़राब तल्लुकात अब बरादराना और गहरे माशी, दिफ़ाई और अवामी तल्लुकात में तब्दील हो रहे हैं। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर सईद रिड साहब को गुजारिश की, दावत दी कि वो हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुताला पाकिस्तान के उस्ताद हैं। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ से वाबस्ता हैं, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ज़ेली इदारा है और आपकी महारत और पीएचडी के मौज़ूआत जनूबी एशिया, इसकी सियासत, यहाँ अमन, क़याम अमन और बरे-सग़ीर के अंदर जो अमन का ख़ास तौर पे प्रोसेस है, वो आपके तख़स्सुस के मैदान है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। सर, ये ज़ाहिर है हमारा क्या कहते हैं वो मौज़ू ऐसा है, जनूबी एशिया की सियासत और इसके मामलात, तो हम इससे पहले भी आपको ज़हमत दे चुके हैं और आज भी ज़हमत दी है और जब तक हम हैं और ये इदारा है और ये मौज़ू है, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। जी, ये ज़हमत नहीं है, आपकी नवाज़िश है बहुत कि शुक्रिया। आप याद करते रहते हैं और मुझे मज़ा आता है आपके साथ, तो बिल्कुल ये मेरे लिए ज़हमत नहीं है। शुक्रिया सर। तो ये अभी जो मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश किया है, जी, पिछले 1 साल में बांग्लादेश-पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मज़बूत हुए हैं। बात यहाँ तक पहुँची हुई है लोगों में, मतलब मैं भी एक इदारे में पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ बच्चों में, आम लोगों में, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हसीना वाजिद बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जुदाई की वजह थी और अब चूँकि वो भाग गई हैं, तो इसलिए बांग्लादेश बहुत जल्द वापस मशरिकी पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो ज़रा हमारे देखने वालों की रहनुमाई कीजिए और हमारी भी रहनुमाई कीजिए कि जो पिछले 1 साल में ताल्लुकात में गर्मजोशी बढ़ी है, तो ये अब गर्मजोश ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश वापस मशरिकी पाकिस्तान बन रहा है या ऐसा नहीं है, बस कुछ दोस्ती ही हुई है और कुछ नहीं हुआ? जी, ये ख़ैर अब जो एक्सट्रीम आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान बनेगा, इस तरह तो कोई सीन नहीं है और ना ही पॉसिबल है, ना ही मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी इसकी कोई ख़्वाहिश भी होगी। क्योंकि ये तो अब देखें जो एक हिस्ट्री है वो रिपीट नहीं हो सकती। 1971 हो चुका, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका, अब वापस उसका जो है वो पाकिस्तान में शामिल होने का कोई यानी सीन नहीं है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से आप कहें कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में दोबारा से शामिल हो सकता है, तो अब लाज़िम बात है पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी उस पे उसको गुस्सा आएगा। हुँ, तो मेरे ख़्याल में यही बात अगर हम वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे भी गुस्सा आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं? कि हुँ, आप हमसे हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, हमें आप दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। हुँ, तो मेरे ख़्याल में ये हमें पाकिस्तानियों को सोचना नहीं चाहिए। जिस तरह से हमें बुरा लगता है जब कोई इंडियन इस तरह से बात करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हैं, दोबारा से एक हो जाएँगे, तो हमें कितना बुरा लगता है। बिल्कुल, तो इसी तरह से अगर हम बांग्लादेश के लिए कहेंगे तो मेरे ख़्याल में बंगालियों को और बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश की हुकूमत को लाज़िम बात है कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरी ये गुज़ारिश होगी पाकिस्तान की अवाम से कि इस तरह की सोच ना रखें। हाँ, ये सोच रखें कि एक अच्छा नेबर के तौर पर हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात करें। एक कॉमन यानी जो आपकी जो
पिछले 15 साल में जो रिलेशनशिप थी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, उसमें बहुत मसले थे, वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, एक नॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है, 2 पड़ोसी तो ख़ैर अब नहीं है, हम बीच में इंडिया आता है, लेकिन एक साउथ एशियन नेबर तो फिर भी हैं हम। और दूसरा एक हमारे जो ताल्लुकात हैं, एक एक ज़माने में यानी वो एक साथ हमारे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे बहुत बड़े रवाबित हैं। तो उन उसको हम अगर बेहतर बना लें और साउथ एशिया में जो हमारी अलायंसेज़ हैं, उसमें बांग्लादेश हमारा एक साथी हो जाए, मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है। लेकिन उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, इस तरह का कोई सोच भी रखना मेरे हिसाब से गलत होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। अभी जो बहुत बहस चल रही है वो ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने, बल्कि हमारे इसहाक डार साहब नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ारिजा, उनकी मौजूदगी में जो उनके कोलीग, उनके हम-मनसब जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो जब किसी एक सहाफ़ी ने पूछा हमारे वज़ीर ख़ारिजा से, बांग्लादेश के एक सहाफ़ी ने, कि क्या पाकिस्तान 1971 के जो भी वाक़यात हैं अफ़सोसनाक, उस पर बांग्लादेश से माफ़ी माँगेगा? तो इस पर हमारे वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि पाकिस्तान इससे पहले सन 74 और सन 2002 में माफ़ी माँग चुका है। तो हमें लगता है कि हमारे बंगाली दोस्त जो हैं, वो हमारी माफ़ी को, जो हमने पहले भी माँगी है, उसको कबूल करेंगे। तो इस पर जो उनके हम-मनसब हैं, बांग्लादेश के वज़ीर, उन्होंने कहा कि हम डार साहब की इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करते। तो ये बरह रास्त सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कोई लगी-लिपटी ना रहे। क्या पाकिस्तान अवाम और हुकूमत या हमारे मुक़्तदर इदारे इस बात पर रज़ामंद होंगे कि वो बांग्लादेश से 71 के वाक़यात पे माफ़ी माँगे? मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। और अभी भी जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से जो क्वेश्चन है और जिसकी वजह से एक यानी टेंशन बना रहता है, वो है। और इसमें जिस तरह से आपने अब याद भी दिलाया और जिस तरह इसहाक डार साहब ने भी कहा कि 1974 में और फिर जो है वो, क्योंकि 1974 में आपको पता है कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया बांग्लादेश को, जिसके बाद जो है 1974 में जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब आए। जी, और इसी तरह से फिर 2002 का उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन इसके दरमियान जो है 90s भी आता है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद ईयर नहीं है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने दौरा किया था, ये मेरे ख़्याल 97 है शायद। दौरा किया था बांग्लादेश का और वहाँ पे उन्होंने भी कुछ इस तरह का इज़हार किया था, जिसको आप माफ़ी तो शायद ना कह सकें, लेकिन उसको आप अफ़सोस कह सकते हैं। उन्होंने रिग्रेट तो बड़ा क्लियरली किया था कि जो कुछ हुआ था उस दौरान, जो कत्ल हुए, जो बातें हुई, वो बहुत गलत थी। अच्छा, इसमें जो मेरे ख़्याल में हमारी जो मुक़्तदरा है, वहाँ पे थोड़ा-सा एक ये इश्यू है कि उसमें कन्फेशन वाली बात बन जाती है ना, क्योंकि जब आप माफ़ी माँगते हैं तो उसमें एक तो है कि यानी आपने कुछ किया है, जिसकी माफ़ी माँगी जा रही है। और उसमें अब यहाँ पे सोच ये है कि ये जो कुछ हुआ है उस वक़्त, वो एक हालात थे जिसकी वज़ह से हुआ और उसमें वो एक तरफ़ा नहीं है। यानी उसमें दो तरफ़ा है, वो इस तरह से उसको बात करते हैं, क्योंकि आगे अभी क बहुत सी बातें इस पे हुई हैं कि जो बिहारियों के साथ हुआ उसके बाद, या इवन उस दौरान भी कुछ वाक़यात हुए, और जब 71 के बाद जो बिहारियों के साथ हुआ, वो भी तो एक तरह से वही बात है जो कि बेसिकली उस वक़्त जो है वो बंगालीज़ के साथ हुआ। सिस्टमैटिक मार्जिनलाइज़ेशन, जी। ना तो उनको शहरियत दी गई, ना उनके बेफ़ार्म बने, ना कुछ। कितने 50 साल हो गए, वहाँ लाखों लोग जो उर्दू बोलने वाले बिहारी थे, वो मुआशरे का 5th कॉलम बन के रहे हैं, अभी जी, भी। तो मेरे ख़्याल में इसमें एक ओपन जो असल चीज़ है वो ये है कि हिस्ट्री को सही तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। और उसमें से जो चीज़ें मेरे ख़्याल में इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, अगर करीब आएगा एक-दूसरे के, और एक इसमें बल्कि हमारे एकेडमिया का भी बड़ा रोल होता बनता है हुँ, कि हमारा एक एक्सचेंजेज़ होने चाहिए, ताकि हिस्ट्री, जिस तरह से इंडिया का आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कॉमन हिस्ट्री भी लिखी गई है, जिस तरह से जी, आयशा जलाल और सुगाता बोस ने लिखी। जी। इस तरह से शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान की कॉमन हिस्ट्री की भी हमें ज़रूरत है, जिसमें हमें बताया जाए कि भई असल में क्या हुआ था, कहाँ पे किसने गलती की, किसने किसके साथ ज़ुल्म किया, किसके साथ ज़्यादती हुई, ताकि वो जिसके साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि देखें इसमें बहुत सारा एग्ज़ैजरेशन भी है और बड़ी सी बहुत सी बातें हैं जिस पे यानी लाज़िम बात है, फिगर्स पे बहुत ज़्यादा डिबेट है, आपको पता हुँ, है कि जो बंगालीज़ क्लेम करते हैं वो बहुत बड़ा फिगर है, 30 लाख, और जो हम उसको मानते हैं वो बहुत ही छोटा फिगर है। 30,000। तो इसमें इतना बड़ा डिफ़रेंस है, 30,000 और 30 लाख का डिफ़रेंस है, तो कहानी इसके बीच में कहीं पे होगी जो नज़र आता है। हुँ, तो वो
कितना है एग्ज़ैक्टली। और इसमें मेरे ख़्याल में यही बात है कि रिसर्च की बहुत ज़रूरत है और दिल बड़े करने की भी ज़रूरत है दोनों तरफ। एक-दूसरे को दरगुज़र करने की भी ज़रूरत है कि भई जो बात हुई, जो हिस्ट्री थी, जो वाक़यात थे, जो कुछ हुआ, उसको आप उस माज़ी के ऊपर ज़िंदा तो नहीं रह सकते ना। जो हो गया माज़ी उसमें से सबक सीखें, उसमें से ठीक है अगर यानी कोई चीज़ बनती है कि आप उसको रिग्रेट कहें, उसको जो है वो माफ़ी कहें या उसको जो भी कहें, वो अगर बनता है तो वो एक प्रॉपर तरीके से उसको मेरे ख़्याल में एक या फिर कोई कमीशन बना ले पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलके कि भई इसका हम अच्छी तरह से कोई हिसाब लगाएँगे, उसके बाद कोई हिसाब होगा क्योंकि लाज़िम बात है पाकिस्तान में ये रियलाइज़ेशन है कि हम इसको इस तरह से नहीं मान सकते जिस तरह से हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो क्योंकि ये 30 लाख वाली बात है ना, आप माफ़ी माँगते हैं तो इसका मकसद है कि आप 30 लाख को मानते हैं फिर। हुँ, उसी की माफ़ी माँगी माँगी जा रही है, तो वो मेरे ख़्याल में ये रिज़र्वेशंस हैं कि हम जो है वो माफ़ी इस तरह से नहीं माँगेंगे, लेकिन हमें रिग्रेट है, जो कुछ हुआ वो गलत है, हुआ और उसमें फिर पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इंडिया की बात करता है कि वो जो है वो उनका जो रोल था और मुक्ति बाहिनी को जो ट्रेनिंग और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो एक तरह से इसकी जो हिस्ट्री है, नैरेटिव्स हैं वो डिफरेंट है मेरे ख्याल में, काफ़ी कंपीटिंग नैरेटिव्स हैं और 71 को अब 50 इयर्स आपको पता है कि रिसेंटली हुए हैं और ये बुक जो है वो हमारी एक तरह से हुँ, ये जो है वो 71 के उसके ऊपर ही लिखी गई है जिसमें जो बंगालीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, जो बिहारीज़ जो है वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हैं और उसके अलावा जो 71 के बाद जो कुछ हुआ है, जो लोग अभी रह रहे हैं और 71 जिस तरह से अफ़ेक्ट हो रही है, उस पे ये बुक लिखी गई है। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और उसमें थोड़ा-सा यानी एक थोड़ा-सा डिटैच होके भी रिसर्च क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये नेशनलिज़्म भी यहाँ पे आ जाता है ना कि आप हुँ, पाकिस्तानी होने के नाते हर वक़्त अपनी बात को ठीक समझते हैं और अगले की बात को गलत समझते हैं। और जब आप बांग्लादेशी हैं तो फिर आपको पाकिस्तानी वाली तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें वो जो एकेडमिया में जिस तरह से होता है थोड़ा-सा डिटैच करके और एक यानी एकेडमिक रिगर के साथ और एक वो जो और एक ह्यूमन वो उस वैल्यूज़ के साथ भी कि जो दर्द है, जिस तरह बिहारीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें आप उसकी उनकी स्टोरीज़ को सुने तो उसमें बहुत सी जब मैंने ये रिसर्च एक की थी तो मुझे अंदाज़ा पहले इतना नहीं था कि बिहारीज़ के साथ क्या हुआ या किस तरह से हुआ। उसमें बिहारीज़ ने क्या किया और फिर उनके साथ क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो आप आगे पूछेंगे तो उस पे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि हमें अगर एक इन ज़ख्मों पे मरहम रखना है, तो फिर इन ज़ख्मों को बहुत ज़्यादा कुरेदने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इन ज़ख्मों को आप दफ़ा भी नहीं कर सकते। तो इन ज़ख्मों का हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो है वो मेरे ख़्याल में हिस्टोरियंस को और एकेडमिशियंस को चाहिए कि वो मिल के इन पे बात करें, रिसर्च करें और ये अच्छा है कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, तो शायद दरवाज़े खुलेंगे और आपने ये सुना होगा कि अभी 500 स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश के हैं वो भी यहाँ पे आएँगे और उम्मीद है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी वहाँ पे जाएँगे। तो इससे शायद रास्ते खुलेंगे और मेरे ख्याल में रिसर्च के भी नए दरवाज़े खुलेंगे। मैं आपको बल्कि थोड़ा-सा एक और एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये 2017-18 में मैं जब ऑक्सफोर्ड में था, तो बांग्लादेश के जो दोस्त हैं, उनके साथ इंटरैक्शन का पहली मर्तबा मुझे थोड़ा-सा अच्छा मौका मिला या उससे पहले मेरा थोड़ा बहुत बांग्लादेशियों से कहीं-कहीं मुलाकात होती थी। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं था। 3-4 लोगों के साथ मैं बहुत क्लोज़ यानी रहा इस दौरान। तो मैंने वहाँ पे वो फ़ील किया कि और वहीं पे मुझे ये भी पता चला फर्स्ट टाइम कि शेख हसीना वाजिद जो हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो एक यानी एक एक तरह से वो डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी का नाम है, हुँ, लेकिन असल में डिक्टेटरशिप है। हुँ, क्योंकि वो जो जिस तरह से जो अपोज़िशन है, उसको जिस तरह से बिल्कुल सबजुगेट किया गया है और वॉइसेज़ को दबाया गया है, ये चीज़ें भी बंगालीज़ से ही एक तरह से पता चली और बंगालीज़ का जो पाकिस्तान की तरफ लाज़िम बात है उसमें ये चीज़ें इश्यूज़ थे अपनी जगह पे कि माफ़ी और ये बारे इश्यूज़ लाज़िम बात है वो करते थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ काफ़ी क्लोज़ भी वो एसोसिएट करते थे और वो पास्ट को याद भी करते थे कि 71 से पहले हम एक थे और उसमें हम लोग मूवीज़ और सारा जो कल्चर है और उसका जो इम्पैक्ट है, तो काफ़ी मेरे ख़्याल में पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं जिन पे बात की जा सकती है और क्लोज़नेस एक तरह से वो है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आप समझें कि एक बहुत अच्छा हो सकता है तरीका जिससे हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जल्दी में नहीं इसकी तरफ हुँ, जाना चाहिए। इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें हमें बंगालीज़ के साथ
साथ जो एक तरह से रिलेशनशिप है उसको दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत है और ये एक मौका जो है वो बहुत अच्छा मेरे ख़्याल में मिला है। बल्कि एक और बात अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बिल्कुल। आपने बात की थी जो हसीना वाजिद के हवाले से कि क्या हसीना वाजिद वो दीवार थी जो गिर गई है तो अब मसले जो है वो हल हो गए हैं। हुँ, उसमें मेरे ख़्याल में हसीना वाजिद शायद एक दीवार यानी इकलौती दीवार तो नहीं, हुँ। लेकिन एक दीवार थी ज़रूर। चंद दीवारें जो हैं उनमें से एक दीवार वो थी। बिल्कुल थी। उसको अगर आप इस तरह से देखें कि लाज़िम बात है कि वो रिप्रेज़ेंट करती हैं अवामी लीग को और जो अवामी लीग लाज़िम बात है जब 71 का जो डिबेकल और जो कुछ हुआ, उसके साथ अवामी लीग की एसोसिएशन और उनके जो फ़ादर हैं, हुँ, शेख मुजीबुर रहमान, उसका जो उनके साथ फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, तो और जो उनकी पार्टीज़ के साथ जो कुछ हुआ, तो वो एक पर्सनल एक वो जो पाकिस्तान के साथ ग्रज है, वो लाज़िम बात है उनके दिल में बहुत अंदर तक था। हुँ। और ये उनकी पॉलिसीज़ में भी आपको नज़र आता है जिसकी वजह से इनकलाब भी आया। जी। तो उसमें एक और बात भी आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की तारीख़ को 71 के बाद को भी देखें, तो जब-जब अवामी लीग की हुकूमत रही है, उस वक़्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। ये हिस्टोरिकली है। जब भी जो है अवामी लीग की हुकूमत गई है, तो ताल्लुकात बेहतर बिल्कुल। हुए हैं और ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 90s में भी नज़र आया है जब खालिदा ज़िया हुकूमत में थी। हुँ। तो नवाज़ शरीफ का जो विज़िट है वो उसी ज़माने में हुआ है। फिर आपको 2002 आपने जो याद किया वो भी वही मुशर्रफ भी ज़माना थे, है। बिल्कुल। मुशर्रफ तभी गए हैं जब खालिदा ज़िया दोबारा से हुकूमत में थी और ये 2002 से 2009 तक और 2009 से लेके ये 2024 तक फिर कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट है, हुँ। जो है वो अपना शेख हसीना वाजिद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है मुसलसल खराब से खराब तर होते गए। और इवन जो है वो बिहारीज़ के मामले पर 2021 में शेख हसीना वाजिद ने एक लिस्ट बनवाई दोबारा से कि लिस्ट बनाया और पाकिस्तान से हम डिमांड करेंगे कि ये स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी हैं, इनको वापस लें। हुँ। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पे जो है वो अगर कि बिहारीज़ का जो क्वेश्चन है, बिहारीज़ बंगालीज़ हैं, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं या रेफ्यूजीज़ हैं या स्टेटलेस पीपल हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्वेश्चन है। इस पे अगर आप पूछेंगे तो मैं नहीं, ज़्यादा मैं बात बिल्कुल करूँगा। आप मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि इस किताब में बिहारियों से मुतल्लिक आपका अपना रिसर्च पेपर है इसमें। मैं ज़िंदगी में मुझे मौका मिला असलम अज़हर साहब और नसरीन अज़हर साहिबा के साथ रहने का और असलम अज़हर साहब जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जी, थे और जी। वो 60s में जब टीवी शुरू हुआ तो उससे वाबस्ता हुए। तो जब ये सन 70 में भोला तूफ़ान आया और फिर उसके बाद ये मुक्ति बहानी वाला, तो पीटीवी ने असलम अज़हर साहब की क़ियादत में एक वफ़द भेजा, जिसका ये काम था कि वो जाए और वहाँ जाकर इन एट्रोसिटीज़ की जो अभी मार्च 1971 से पहले हुँ, हुँ, हुँ। हज़ारों की तादाद में उर्दू बोलने वाले बिहारी या वो बंगाली जो पाकिस्तान के वफ़ादार थे, उन्हें मारा जा चुका था। तो एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने के लिए पीटीवी ने अपनी टीम रवाना की असलम साहब की क़यादत में। अब ये वाक़या मैंने खुद असलम अज़हर साहब से सुना है और उनकी अहलिया इसकी गवाह हैं। असलम साहब वफ़ात पा गए, उनकी अहलिया मौजूद हैं। तो नसरीन नज़र बताती हैं कि असलम और ये सब लोग गए और उन्होंने वो वीडियो बनाई और वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई और असलम ने जब वो डॉक्यूमेंट्री प्रीव्यू हुई चंद हुँ, लोगों के साथ, तो मुझे भी साथ बिठाया। अच्छा। तो उन्होंने नसरीन नज़र बयान करती हैं कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। ये मार्च 1971 में जो ऑपरेशन फ़ौज ने किया था, जो भी ऑपरेशन सर्चलाइट। हाँ, उससे पहले की बात है। ठीक। तो कहती हैं, "शौज़ब बेटा मैंने जब वो देखा तो मैं धाड़े मार-मार के रोई हुँ, और हम जो चंद लोग देख रहे थे, हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म को पीटीवी पर नहीं चलना चाहिए। अगर ये फ़िल्म पीटीवी पर चल गई, तो तब तो मुल्क एक था। हुँ, तो कराची और इस्लामाबाद और दीगर जगह जहाँ बड़ी तादाद में बंगाली लोग आबाद हैं, यहाँ हुँ, हुँ, हुँ। मकामी जो मगरबी पाकिस्तानी हैं, ये शायद मशरिकी पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तानियों के खिलाफ नफ़रत में और गुस्से में आकर कोई इंतहाई इक़दाम ना कर लें। हुँ, हुँ, हुँ। तो हुकूमत ने इन लोगों की सिफ़ारिश मानी और वो फ़िल्म नहीं दिखाई गई। लेकिन आप आज हमारे सामने मौजूद हैं और चलो इसी बहाने कि ये एक एक तारीख़ी बोझ जी। था मेरे ऊपर कर्ज़ था कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैंने ये बात सुनी। आप बताएँ कि बिहारियों के साथ ये चूँकि आपका तो है ना जी, कि क्या इसमें हुआ? बल्कि बिहारी टर्म पे भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा क्योंकि ये भी काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। जी।
अब बिहारी जब बात करते हैं तो बिहार सूबा जो कि एक इंडिया का सूबा है, आपको हुँ, पता है अभी भी है। जी है। वो ज़हन में आता है। हुँ, ये बिहारी लगता है ऐसे है कि जैसे बिहार के लोग हैं। हुँ, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ठीक। यानी बिहारी बेसिकली टर्म यूज़ हुई, इसके लिए मैंने जब बात की और थोड़ा-सा रिसर्च की तो पता चला कि बिहारीज़ बेसिकली उसमें सिर्फ़ बिहार के लोग नहीं हैं, उसमें जो है वो आसाम के लोग भी हैं, उसमें जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, उसमें जो है वो बहुत से एरियाज़ जो इंडिया के हैं, जहाँ से लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश गए हैं, वो सारे लोग हैं। अब उसमें बिहारी एक जो है एक सबसे बड़ी कम्युनिटी ज़रूर है, लेकिन सारे बिहारी नहीं हैं। नहीं, ठीक। अच्छा, लेकिन फिर बिहारी नाम कैसे पड़ा? हुँ, उसका ये कहते हैं कि बेसिकली उनको जब बांग्लादेश में वो आए तो उनको बाहरी कहा गया। बाहरी यानी आउटसाइडर्स। महाजर। जी, हाँ, तो आउटसाइडर्स बाहरी और ज़्यादा लोग बिहारी थे, हाँ, तो बाहरी और बिहारी में थोड़ी-सी सिमिलैरिटी थी हाँ। तो बाहरी बिहारी बन गया। यानी जो कोई भी हाँ, हिंदुस्तान से हिजरत करके मशरिकी पाकिस्तान आया, वो तक़सीम के वो बाद, बिहारी है। वो बिहारी कहलाया। अगरचे उनमें कुछ लोगों को बिहारी और कुछ को बाहरी कहा जाता था, जी। लेकिन नहीं, सबको बाहरी पहले कहा गया, आगे से लेकिन टर्मिनोलॉजी में वो बिहारी फिर बाद में बन गया। और सभी लोग बिल्कुल, और उसमें असल में बिहार की बड़ी स्टोरी भी है क्योंकि बिहार जो है वो ये जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो मुस्लिम लीग की जो मूवमेंट है, उसमें भी बिहार काफ़ी यानी आगे था और उसमें मुस्लिम लीग काफ़ी एक्टिव थी। हुँ, और वहाँ पे जो है वो एक तरह से अगर आप हिस्ट्री देखें 1946 में डायरेक्ट एक्शन आपको याद होगा। जी, कलकत्ते वाला। जी, उसमें कलकत्ता और नोखली में बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदुओं को मारा गया। हाँ, 5,000 लोग मरे, पता नहीं अब किसमें हाँ, कितनी सच्चाई है लेकिन। हज़ारों लोग बिहार में भी मारे गए मुसलमान, उसी के रिएक्शन में। इसी वजह से बिहारियों ने माइग्रेट करना 1946 में स्टार्ट किया ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। ठीक। अच्छा, वो ज़्यादा लोगों को क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उसको यानी बॉर्डर पे रखा फ़िलहाल। यानी बांग्लादेश उस वक़्त नहीं था, लाज़िम बात है। तो वेस्ट मशरिकी बंगाल। बंगाल की सरहद पर जी, उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो कायद-ए-आज़म ने ये ऐलान किया कि भई हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे और आप पाकिस्तान आ जाएँ, क्योंकि वो तो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। हुँ, तो बिहारीज़ अपने हिसाब से पाकिस्तान में गए, लाज़िम बात है, अरे हाँ, बांग्लादेश तो बाद में बनता है हाँ, ना। तो बिहारीज़ जो है माइग्रेट करके उधर गए। अब इसमें एक और जो चक्कर है, वो चक्कर ये है क्योंकि आपको पता है कि जो उस वक़्त की जो हमारी स्टेट थी, उसमें माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में भी और ईस्ट पाकिस्तान में भी। ठीक। और इसको डॉक्टर वसीम कहते हैं माइग्रेंट स्टेट पार एक्सीलेंस थी इधर। हुँ, अच्छा, अब जो बंगाली से 1950s में ही आपको पता है कि बंगाली मूवमेंट और लैंग्वेज और ये सारा लैंग्वेज हाँ, कुछ स्टार्ट भाषा हो चुका था। आंदोलन शुरू हो चुका था। हो चुका था। तो एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान में जो यानी बंगालीज़ के लिए वो जो फीलिंग्स थी वो ये उस तरह से डाउटफुल थोड़ा-सा ना वो कि फ़ौज में उनको लेने से मसले और ये सारी मेंटली एक थी। तो एक हम वो देखते हैं कि जो बिहारीज़ थे जो कि माइग्रेट करके वहाँ पे गए, एक तो उन्होंने फैक्ट्रीज़ और ये सारा जो काम था उसको सँभाला। क्योंकि वो बड़े ट्रेंड थे और रेलवे जिस तरह जो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान की रेलवे सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करने में कहते हैं और इसमें इनका रोल था, जूट फैक्ट्रीज़ लगाने में इनका रोल था। और मिलिट्री में बहुत से बिहारीज़ को इंडक्ट किया गया, जो यानी ईस्ट बंगाल की मिलिट्री फौज थी, थी। जी। तो इस तरह से जो उस वक़्त जो 1971 से बिहारीज़ थे, वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में थे एज़ कम्पेयर टू बंगालीज़। और दूसरा फिर 71 में आपको पता है कि जब ये रज़ाकार और ये जो अल शम्स और बद्र, ये जो मुक्ति बाहिनी के अगेंस्ट जो जंग हुई जिसमें पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्च लाइट, उसमें बिहारीज़ ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के बंगालीज़ के साथ लड़े। तो लाज़मी बात है कि जब 1971 हुआ, तो उसका और जिस तरह से आप बता रहे हैं हिस्ट्री, उसी वक़्त जो बिहारीज़ थे वो अल्टीमेटली टारगेट हो रहे थे। हुँ, क्योंकि जो मिलिट्री को टारगेट करना तो मुश्किल है, लेकिन बिहारीज़ उनके साथ रह रहे थे। हुँ, तो ये जो मुक्ति बाहिनी की मूवमेंट थी, उसका भी जो सबसे बड़ा जो यानी टारगेट मलबा गिरता हुँ, था या जो लोग उसका शिकार होते थे, वो बिहारीज़ होते थे। और ये यानी 19 जैसे ही ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट होता है, तो उसके दौरान भी है और उसके ख़त्म होने के बाद भी है। और फिर बिहारीज़ का जो स्टेटस है, वो बहुत ही अब क्वेश्चनेबल हो जाता है क्योंकि बिहारीज़ को स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहा जाता है। अब इसमें क्योंकि आप इसमें डेफ़िनेशन के हवाले से भी देखें, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बिहारीज़ किस तरह से हैं? हुँ। क्योंकि बिहारी कहाँ से आए? बिहार से या यूपी से या दूसरे इंडिया के आसाम से, इलाके। ओडिशा से हाँ, जो आस-पास के इलाके हैं। और वो कहाँ किस कंट्री में है? अभी बांग्लादेश में है। नहीं, इंडिया में। नहीं, ये इलाके तो हाँ जी, इंडिया में। इंडिया जी, या जी। जो उनकी ओरिजिन ओरिजिन है,
वो इंडिया में है। जी। स्ट्रैंडेड का मकसद है कि वो अपनी ओरिजिन से आए, कहीं पे ठहरे, हुँ, उसको हम कहते हैं स्ट्रैंडेड। हुँ। यानी कुछ वक़्त के लिए ठहरे, फिर दोबारा वो जाना हो। अब जिनके लिए यही ये क्या आरज़ी पुनागुज़ीन है, या हाँ, तो अपने वतन जाएँ जहाँ से आए हैं, हाँ, उड़ीसा, आसाम वगैरह, हाँ। और या पाकिस्तान जाएँ जहाँ ये जाने के ख़्वाहिशमंद हैं। ओके, ये इधर ही सारा प्रॉब्लम आता है। हाँ, क्योंकि वो जो है वो बेसिकली उनको कहा गया स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट। हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको नहीं मानती। हाँ। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं मानती, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिसको मानते भी हैं। हाँ, हम तो उनको कहते हैं बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानी। अब ये बड़ा लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल्ली एग्रीमेंट को आप अगर देखें, हाँ, तो उसमें ये तय किया पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ने कि जो है वो लोग जो यानी ट्रांसफर ऑफ पीपल होगा, उसमें आप देखें तो बंगाली जो वेस्ट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान बंगाल में है, ईस्ट बंगाल में है, और जो बंगाली वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी, है, वो माइग्रेट करेंगे। ठीक है। और हार्डशिप क्राइटेरिया में 30,000 लोग हैं जो माइग्रेट करेंगे। हुँ, अब ये लोग जो थे वो अराउंड कोई यानी ये लेके समझें कि 6 लाख के करीब लोग थे, और ये 30,000 की सिर्फ फिगर है। हुँ, तो सारे के सारे जो बंगालीज़ हैं वो माइग्रेट नहीं करेंगे, ये था। और हार्डशिप में ये भी नहीं था कि सारे बिहारी होंगे। हुँ, तो पाकिस्तान ने जो कराची एग्रीमेंट है उसमें ये नहीं माना कि ये सारे जो है वो पाकिस्तान में आएँगे। हुँ, और इसी वजह से राइट फ्रॉम द स्टार्ट हुँ। आप देखते हैं कि पाकिस्तान रिलक्टेंट था बिहारीज़ को लेने के लिए। जी। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि ये जो है लोग बेसिकली ना तो ओरिजिन इनका पाकिस्तान नहीं है, हुँ, ओरिजिन इनका है यूपी या ये उनके लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि वो एक तरह से स्टेटलेस हो गए। क्योंकि वो उन्होंने जब माइग्रेट किया 47 में तो वो पाकिस्तान में गए। 71 में वो एरिया पाकिस्तान रहा नहीं, हाँ, वो हो गया बांग्लादेश। हाँ। अब बांग्लादेश उनको ओन नहीं करता, क्योंकि वो तो जो है वो उसके साथ लॉयल्टी का और ये सारे इश्यूज़। वो लोग भी तो आज तक बांग्लादेश को ओन नहीं करते, और वो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी। अब यही प्रॉब्लम उनके साथ मैंने है। कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बीबीसी जी, पे जी, देखी जी, हैं, बिल्कुल। जो वो लोग 14 अगस्त मनाते अच्छा, हैं। इसमें लेकिन बहुत डिफरेंट है, आपको मैं बताऊँगा। लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि 2008 में और 2002 में कुछ सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश में केसेस हुए, और 2008 का जो फाइनल जजमेंट है वो ये है कि क्योंकि उसमें जो आप देखें 70 इयर्स हो गए हैं अब उन लोगों को। अब अगर आप 1971 को काउंट करें तो 50 प्लस अभी उसको भी हो गए हैं। हुँ, तो 50 साल से तो वो कैंप्स में रह रहे हैं ना बिल्कुल, बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल, हाँ। उन्होंने उनको वो जो एक महदूद जगह जो 71 में उनको अलॉट की थी, आज भी वही जगह है। बिल्कुल, और जेनिवा आबादी, कैंप और हाँ, ये उनकी आबादियाँ 3 गुना बढ़ चुकी हैं। वो बिल्कुल। 4-4, 5-5 मंजिला, 2-2 मरले के मकान हैं, जी, जी। और वो चढ़ते-चढ़ते पता नहीं आसमान तक पहुँच गए, और वो सारे खानदान वहीं रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हाँ, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, अस्पताल नहीं। जी। इसमें थोड़ी-सी तब्दीली आई, वो तब्दीली 2008 में आई जब जो है वो इन्होंने केसेस किए सुप्रीम कोर्ट में कि भई ये क्या बात हो गई, चलें हम नहीं थे बंगाली तो अब तो बन गए ना, 50 साल हमने गुज़ार लिए इधर। ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, ना आप जो है हमें करते हैं, और स्पेशली जो न्यू जनरेशन आई, जी, जी। उन्होंने ये किया कि भई हमें आप राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वोट, रजिस्ट्रेशन हमारी तो जी, करें ना, जी। एनआईसी तो दें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो दें। तो फिर जो है वो 2008 में जो है वो ये तय पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बांग्लादेश की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दे और इनको रजिस्ट्रेशन करे और इनका वोट हो। और फिर 2014 के इलेक्शन में उन्होंने वोट डाले, 2008 के इलेक्शन में भी वोट डाले, तो उसके बाद अब राइट ऑफ वोट उनके पास है। लेकिन वो भी बड़ा मज़ेदार है, राइट ऑफ वोट जो है वो कहते हैं कि 71 के बाद लोग जो पैदा हुए हैं, वो दे उनको सकते हैं, है। जो उससे पहले बैठे हों। ठीक है, मतलब हाँ, उन्होंने अब कोई बहरहाल ये सारे इश्यूज़ जो है वो उसमें आपकी इस गुफ्तगू से जो एक पहलू मेरे दिमाग में नहीं था हुँ, इस मामले से मुतल्लिका, वो अब इतना शिद्दत से चीखने लगा है, और वो ये है, हिंदुस्तान की हुकूमत का ये फैसला सीएए और 35 ए और नेशनल रजिस्ट नेशनल रजिस्टर सेल हुँ, एनआरसी, हुँ। आसाम और उड़ीसा में जी, 19 लाख बिल्कुल। लोगों की सिटीजनशिप बीजेपी हुकूमत ने ख़त्म की है, और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि ये लोग 71 से पहले हुँ, इस इलाके में अपनी फैमिली रूट्स जो हैं वो साबित नहीं कर पाए। इसमें 19 लाख में 1,800 लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तानी फ़ौज में सर्व कर चुके हैं, और उसमें से गालिबन कोई
100 सवा 100 वो हैं जो कारगिल की लड़ाई हुँ, हुँ। लड़ चुके हैं और उसमें से 8 ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई मेडल भी मिला है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने ना सिर्फ इन 19 लाख लोगों की शहरियत मनसूख की है, बल्कि इन लोगों के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स तामीर करवाए हैं। खतरनाक बड़े। तो फ्राइडे टाइम्स पर मुझे बिल्कुल नाम याद है क्योंकि मैंने पूरा मज़मून तर्जमा किया था। गुरगा चैटर्जी का मज़मून था। उर्दू में तज्ज़ियात के लिए मैंने तर्जमा किया था, इन्हीं हुँ, लोगों के लिए जिन लोगों से हिंदुस्तानी हुकूमत ने शहरियत छीन ली। और फिर 101 ईस्ट आता है अल जज़ीरा का प्रोग्राम। उसमें जो अल जज़ीरा की नुमाइंदा ख़ुसूसी हिंदुस्तान में है, उसने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई इन कॉन्सन्ट्रेशन कैंप्स पर। कॉन्सन्ट्रेशन कैंप कहते हैं यहूदियों को हिटलर ने कत्लेआम जी। करने से पहले जिन कैंपों में डाला था, उन्हें कॉन्सन्ट्रेशन कैंप कहते हैं। या जैसे गज़ा में आजकल इसराइल की फ़ौज बड़ी आबादी को महसूर कर रही है और उनके गज़ा एक कॉन्सन्ट्रेशन जी, कैंप जी। है। तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने 19 लाख लोगों के लिए तामीर की हैं, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये लोग हकीकतन बांग्लादेशी हैं। अब इंदिरा गांधी का वो सुनिए बीबीसी पर हुँ, 1970। तो वो कहती है कि 10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानीज़ हुँ। कलकत्ता और वेस्ट बंगाल की तरफ यानी 1 या करोड़ लोग यहाँ पनाह अब लेने के लिए आ चुके हैं। हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर हमारे है। ऊपर बोझ है हाँ। और या पाकिस्तानी हुकूमत इन लोगों को वापस ले। हुँ। ये लोग जो तूफ़ान के बाद हमारे यहाँ आए हैं, भोला तूफ़ान जो आया हुँ, था, हुँ, हुँ। उसके बाद जो इतने लाखों लोग आए हैं, या इनको वापस ले या फिर हम इन लोगों को वापस पहुँचाने के लिए जहाँ से ये निकले हैं, फ़ौजी ऑपरेशन करेंगे। तो जो ग्राउंड तैयार किया गया था इन्वेजन ऑफ ढाका का इंदिरा गांधी की तरफ से, और आज हमें पता है कि उसने 1 साल पहले सैम मानेकशॉ से कहा था कि ढाके पे कब्ज़ा करो। तो मानेकशॉ ने कहा था, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने, कि मुझे 1 साल चाहिए तैयारी के लिए ढाका पर कब्ज़ा करने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा तुम 1 साल ले लो। तो ये मंसूबा तो पुराना है, लेकिन जो उस वक़्त अवाम के सामने या पब्लिक के सामने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ग्राउंड सेट किए गए थे इंदिरा गांधी की तरफ से, वो ये थे कि 1 करोड़ लोग मशरिकी पाकिस्तान से हमारे पास आ गए हैं, हम खुद भूखा और गरीब मुल्क हैं, हम इन लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान की हुकूमत इनको वापस नहीं ले रही, हम फ़ौज भेजेंगे ताकि ये लोग वापस जा सकें। अब वहाँ सारे लोग तो वापस नहीं गए होंगे। लाज़मी बात है और वो ये वही बात यहाँ पे आ रही है ना। ये 19 लाख, हम नहीं कहते कि सारे ही होंगे जो बांग्लादेश से या हुँ। मशरकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन ये इस तरह का तनाज़ा है। तो ये तनाज़ा सिर्फ़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाँ, नहीं है, हाँ, हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान, और पाकिस्तान बांग्लादेश। और बांग्लादेश हाँ। के दरमियान तनाज़ा है। और तक़सीम बंगाल 1905 और 1911 के साथ इसका जाकर कनेक्शन जुड़ता है। तो ये एक इंसानी बिल्कुल सही बात। अलमिया है और इसे इंसानी बुनियादों पर तीनों मुल्कों को देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, या ये जिनके सियासी बयानात सुनकर आपको अंदाज़ा होता है कि ज़रा सियासी बसीरत पाई जाती है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत को देखें और जिस तरह वो पिछले 10-15 साल से हिंदुस्तान को चला रहे हैं, ये नहीं लगता कि वो इस मामले को इंसानी बुनियादों पर देखेंगे। अब इतनी बड़ी तकरीर के बाद मैं आप जी, इसमें आपने जो ह्यूमन एंगल की बात की है, मेरे ख्याल में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पार्टीशन 2 पार्टीशन यानी 1947 फिर 1971 और और उसकी इनके वज केस में तो 4 पार्टीशन। हाँ जी, इनके केस में तो बिल्कुल हाँ, हाँ, आप 1905 भी इसमें ऐड कर लें। जी। तो ये सारा जो है उसकी वजह से जो ये माइग्रेशंस हुई हैं और उसकी वजह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं जो और उसकी वजह से जो उनकी नेशनैलिटी का क्वेश्चन कि वो कौन-सी कौम में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल में ट्रबलिंग है और जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह किया है। और बहुत से लोग हैं, बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि इससे डिस्टर्ब हुई हैं, जिनकी लाइफ़ बिल्कुल एक तरह से उसके साथ बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो अगर वो वाली आप वाली बात की अगर ह्यूमनिस्टिक एंगल से देखें और इसमें एक तरह से इसको इस तरह से भी देखें कि हमारे जो फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी जो होती है, उसमें ह्यूमन एंगल तो हम सोचते ही नहीं है ना। उसमें तो हमेशा वो एक-दूसरे की जो यानी पोज़ीशन है उसको डिच करना हम चाहते हैं हुँ, और उसमें हम अपर हैंड चाहते हैं हमेशा और उसमें दर्द और वो तो इंसानियत की तो बात होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक फीलिंग आएगी कि कॉमन है वो जो दर्द
और इंसानियत और जो कि तकलीफ़ लोगों के साथ है, वो हिंदुस्तान में भी लोगों के साथ हुई है, वो पाकिस्तान में भी हुई है, वो फिर बांग्लादेश में भी हुई है। तो वो एक मेरे ख़्याल में मिल के बैठ के हमें इन पार्टीशंस के ऊपर वही बात मैं जो कह रहा था पहले कि हमें ये जो पार्टीशंस हुए हैं, उसका एक स्टेट का एंगल है और दूसरा पीपुल्स एंगल है, जो आपने बल्कि शुरू में बात की थी, पीपुल्स हिस्ट्री। ऑफ सब कॉन्टिनेंट या बिल्कुल। पीपल हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। बिल्कुल, पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी से हमारे जो एक-दूसरे के लिए जो जज़्बात बड़े भड़क जाते हैं और हम हुँ, जो है वो एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी एक तरह से हेल्प मिल सकती है कि अगर हम एक-दूसरे को दर्द को भी समझें। और उसको भी हम समझें और उसका फिर हल भी निकालें। क्योंकि जब तक दर्द को समझेंगे नहीं तो फिर हल भी उसका नहीं निकल सकता। तो इस वज़ह से ये जो चीज़ें हैं मेरे ख़्याल में उसको भी समझने की ज़रूरत है, तारीख़ को उसके पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। जो कुछ हो चुका है उस पे फिर दरगुज़र करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आप उस पे अब कितना लड़ेंगे और? हुँ, यानी मेरे अब ख़्याल से 50 साल काफ़ी होते हैं। हाँ, नहीं अब 50 साल। जी, सही कह रहे हैं। हाँ, 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश पाकिस्तान, को हाँ, 75 से ज़्यादा 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। जी। तो ये सारी जो एक तरह से वो है, उसका मेरे ख़्याल में यही है कि हम बैठ के अच्छे पड़ोसी किस तरह से बन सकते हैं और लोगों की तकालीफ़ कैसे कम कर सकते हैं। ये बातें हैं जो कि मेरे ख़्याल में करने वाली हैं। अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हल्क़ाए इक़्तिदार हैं, वो इस पे भी थोड़ा-सा गौर करेंगे कि जो पाकिस्तान और बंगाली जो लोग हैं, जो उनके जो रवाबित हैं, उसको किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाए, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए और जो बिहारियों का फॉर एग्ज़ाम्पल वो मसला है, तो उसका भी हल एक तरह से ढूँढा जाए और मेरे ख़्याल में इसका हल जो शायद पाकिस्तानी होने के नाते भी वैसे भी ह्यूमनिस्टिक वैल्यू से भी मेरे ख़्याल में बेहतर हल वही है कि अब बांग्लादेश में जो लोग 50 साल से रह रहे हैं, बांग्लादेश उनको अपना मान ले। क्योंकि अगर वो उसको नहीं मानता तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको याद होगा कि ये टू टू मैं पढ़ रहा था 2021 में शेख हसीना वाजिद ने रोहिंग्या और बिहारीज़ दोनों की मिला के बात की। आपको पता है रोहिंग्या का जी, भी जी, बड़ा जी। प्रॉब्लम जी, था। 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, वो चिटागांग और कॉक्स बाज़ार में जो जज़ीरे गैर आबाद जज़ीरे थे, टापू जिनको कहते हैं, वो उन्होंने रोहिंग्या को दिए हुए हैं और उन उन पर भी बहुत सख्ती है और उन पर भी बड़ा जबर है, दोनों तरफ का। जी। म्यांमार हुकूमत का भी हाँ, और और बांग्लादेश बांग्लादेश का का। भी। सो उन्होंने रोहिंग्या और बंगालीज़ सॉरी बिहारी। अपना बिहारीज़ का साथ में ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ अपने वापस करने पड़ेंगे, करने चाहिए, इस तरह से उन्होंने बात की। और उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अब जो है जितने हमने लेने थे, हमने ले लिए हैं। ये ऑफ़िशियल स्टैंड 2015 में सुप्रीम कोर्ट में ये भी सारे यानी एक तरह से डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया कि हुँ, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी मसूरीन पाकिस्तान वहाँ पे हैं, उनको लाए। उनको वापस बुलाया जाए। उस पे पाकिस्तान में बहुत सारा वो हुआ है उससे पहले और कुछ लोग आए भी हैं, काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी आपको पता है कि वहाँ पे जी। हैं। तो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो अब ऑफ़िशियल स्टैंड 2015 के बाद का है, वो ये रहा है कि हम इससे ज़्यादा अब उनको नहीं ले सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी नहीं है। ये बेसिकली जो है वो एक तरह से इंडिया से आए हैं, स्टैंडर्ड इंडियंस आप इनको कह सकते हैं, हुँ, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी इनको नहीं कह सकते। और ये हमारे सिटीज़न तो किसी तरह से भी नहीं है क्योंकि हमारे पास रहे भी नहीं है, तो आप किस तरह से उनको कह रहे हैं। तो इस वजह से और दूसरा उनका जो पाकिस्तान का स्टैंस है वो ये है कि 2008 में क्योंकि आपने उनको एनआईसी भी दे दिया है, राइट ऑफ वोट भी दे दिया है, तो बाकी जो राइट्स हैं वो भी आप उनको दें, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। ये हमें आप ना कहें कि आप अब यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये भी एक इश्यू प पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान अभी भी एक जो जिस तरह के 2-3 इश्यूज़ हैं, उनमें से एक इश्यू ये भी है। जिस तरह से वो माफ़ीनामा वाला इश्यू है, दूसरा ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ का है और तीसरा बल्कि वो भी है कि उनकी तरफ से डिमांड ऑफ वो मनी भी है। हाँ, असासा वो कहते हैं 4.2 अरब डॉलर हमारे हैं। जी, वो उस ज़माने में बनते थे, उसको उस ज़माने के हिसाब से अब इंटरेस्ट वेस्ट लगाएँ और वो फिर वापस करें। और वो भोला तूफ़ान में जब लाखों लोग मरे, वो द डेड रेकनिंग के नाम से बुक है ना शर्मिला बोस की, उसमें हाँ, उसने कहा है कि बांग्लादेश या अवामी लीग या बांग्लादेश की सरकारी हुकूमत ये जो फ़िगर पेश करती है ना 30 लाख का, हुँ, इसमें वो भोला तूफ़ान में मरने वाले लोगों को भी शामिल कर लेती है और जो बिहारी मारे गए थे उर्दू बोलने वाले, उनको भी शामिल कर लेती है।
और जो फिर पाकिस्तान फ़ौज के ऑपरेशन में मारे गए थे, उनको भी शामिल कर लेती है। तो ये सन 47 से लेकर सन 71 तक ये जितने भी लोग मरे हाँ, हैं हाँ, हाँ। और जिस भी हादसे में मरे हैं और जिस भी साइक्लोन में मरे हैं, वो सारे मिलाकर जो है ना, वो हुँ। एक फिगर बनाते हैं। लेकिन अगेन कि वो सारे मिलाकर भी 30 लाख नहीं बनते। ख़ैर अब ये जो चीज़ें हैं मेरे ख़्याल में क्योंकि आप जब बात करते हैं ना रिटोरिक इसमें बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा है। एक्ज़ैजरेशन बहुत ज़्यादा मैं होती है। आपकी उस बात हाँ, पर एक नुक्ता बोलना चाह रहा था कि दुनिया में कोई भी आदमी, जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे जी। अपने वतन से मोहब्बत है और हर आदमी को हक है अपने वतन से मोहब्बत करने का और उसका ये होना भी चाहिए। तो कोई अगर मुझे कहे ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हुँ, मसलन बांग्लादेश में रहने वाले ये जो मैसूर पाकिस्तानी हैं, ये जब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हुँ, तो अगर कभी मेरी हुकूमत मुझसे पूछेगी ना कि तुम बहैसियत पाकिस्तानी ये चाहते हो कि ये लोग पाकिस्तान आएँ? तो हुँ। मैं कहूँगा आएँ। हम मुश्किल में हैं, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, सहूलत नहीं है, अमन-ओ-अमान नहीं है। कितनी मुश्किल में हम। जी, उसके बावजूद अगर कुछ लोग हमारे वतन इस वतन को वतन समझकर यहाँ आना चाहते हैं, तो अगर कोई रेफ़रेंडम होता है या अगर कोई प्लेबिसाइट होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो मेरा वोट तो इस हक़ में है कि वो लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं और जिन्होंने 50 साल बाद भी पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाया हुआ है। मुझे याद है पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश खेलने गई हुई थी, ये एशिया कप का कोई मैच था हुँ, और ग्राउंड में ढेर सारे लोग पाकिस्तान का परचम लेकर बैठे हुए थे। और इन दिनों हसीना वाजिद की हुकूमत थी, तो वो पाकिस्तान को विज़िट तो देते नहीं थे। तो देखने वाले लोग हैरान हो रहे थे कि ये कौन है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तान का पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पता लगा कि बांग्लादेश में बहुत से लोग हैं, हुँ, जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो बांग्लादेश वो वाहिद मुल्क बन गया जिसने वैसे इंडिया में भी लोग हैं। होंगे, हाँ जी, मगर मुझे ये जो जो बात मेरी जो मेरी हाँ, ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी हुँ, कि बांग्लादेश और किसी और मुल्क का मैच होगा, हुँ। तो आप अगर बंगाली हैं, तो आप अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क का परचम लेकर नहीं आ सकते। ये अगर आज जी, भी जी, आप जी, गूगल सही करेंगे, सही कह रहे हैं। तो ये वाक़या और ये ज़माना ये वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये यानी वहाँ पे जो स्टैंड एक तरह से जो यानी बिहारीज़ होंगे शायद तो हो सकता है वो हों या कोई और भी हो सकते हैं। अच्छा ये मसला इंडिया में भी आपको पता है जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये इश्यू होता है और इवन कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है। मतलब कश्मीरी तो पाकिस्तान की जीत पर बाकायदा जश्न मनाते हैं। जी, तो उसकी वजह से उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम एक तरह हाँ। से वो होता है। ये तो एक तरह से बिल्कुल हाँ, तो अच्छा भाई इसमें मैं एक और इस बात के हाँ। बाद तो मैं तो कश्मीर के लिए भी सीना खोल के बैठा हूँ हाँ, और वो जो लेकिन उर्दू इसमें एक और जी, डायमेंशन है जो कि सोचने वाला डायमेंशन है। वो ये है कि अब जब इस तरह से आप बात करते हैं तो इसमें क्योंकि ये जो रेफ्यूजीज़ की बात है तो आपको फिर 47 भी याद करना चाहिए। और 47 पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ठीक है। ठीक? हुँ, हिंदुस्तान के मुसलमान कितने आए, कितने नहीं आए, ये सवाल एक तरह से बनता है। बिल्कुल पैदा होता है। और उसमें क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बना था ये लेकिन ये ज़मीन थी 4 सूबों की। ठीक। ठीक है ना? हाँ, ये या 5 सूबे थे उस वक़्त। 4 सूबे ही थे हाँ, हाँ, बलूचिस्तान तो अपने बलूचिस्तान सूबा नहीं 73 था, हाँ जी। लेकिन उसको मान लें आप, हाँ, अब कह लें तो हाँ, 5 थे इस 5 तरह से। मुख्तलिफ हाँ, अक़वाम अक़वाम थी, जी, तो उनकी ज़मीन थी, ठीक? अब वहाँ पे आप जो है वो बेसिकली खुलेआम दावत देना चाह रहे हैं, जो है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। हुँ, इसमें आपको याद होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, कि 1947 से पहले हमारा नारा यही था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन रहा है। हुँ, पाकिस्तान बनने के बाद उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर लेकिन लियाकत अली खान हिंदुस्तान गए जी, और मुसलमानों को कहा कि आप पाकिस्तान ना आएँ, मेहरबानी करें। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान आ जाएँ, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? यानी हम कहाँ जाएँगे जो पाकिस्तान के लोकल लोग हैं। जी, हाँ, क्योंकि आप देखिए पॉपुलेशन कितनी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में? 1/4 अच्छा, 1/4 1/4 और कितने बनते हैं वो पाकिस्तान की प प पाप उस वक़्त की पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में थे। अगर हाँ, वो कहते हैं कि 8 साढ़े 8 करोड़ पाकिस्तान और की एक आबादी थी। अच्छा दूसरा एक रियलिटी ये, दूसरा ये कि आप 1946 के इलेक्शन का रिज़ल्ट निकालें, तो हिंदुस्तान के मुसलमान 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग लीग को को वोट वोट दिया, दिया। जी। तो लेकिन जो 90% मुसलमान पाकिस्तान में नहीं आए। नहीं आए और नहीं आ सकते हैं, नहीं आए भी और नहीं आ भी सकते, ये भी लेकिन सर सवाल आपकी बात से कम से कम मुझे ये तो तसल्ली हो रही है जी। कि मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर पाकिस्तान और किसी कम्युनिटी में
मेजॉरिटेरियन हिट हो ना हो, हुँ। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो सुपर हिट थी। हाँ, बिलाशुबा जी। आप उसको जो भी नाम दें, जी, लोगों जी। ने वोट जी। दिए और 90% लोगों ने जी, वोट जी, दिया और बिल्कुल, डॉक्टर जी। सईद रिट बता रहे हैं, जो इस मामले में पीएचडी हैं। तो जो लोग इस चीज़ को आज भी क्वेश्चन करते हैं, उन्हें तारीख को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई वो मुबालगा नहीं है, आप जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं इलेक्शन का। नहीं वो मैं लेकिन मैं ऐसे भी ऐसे आज़ाद कुछ ख़्याल पाकिस्तानियों को जानता हूँ, जो आज भी कहते हैं कि ये तक़सीम ज़रूरी तो नहीं थी, ये और अगर ऐसे ना होता तो वो हो जाता। क्रिकेट में शुएब अख्तर भी होते और टेंडुलकर भी होती तो हमें कौन हराता। अ, ये लोग इस तरह के बात जी। करने वाले लोग भी तो आपके यहाँ मौजूद हैं ना? जी, वे वो तो ख़ैर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जिनकी ख़्वाहिश हिंदुस्तान में अब भी है कि कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान एक हो जाएँ। हुँ। जिस तरह से हमारे आपने लोगों ने आपने बताया कि बहुत से लोगों की ख़्वाहिश है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो जाएँ। हाँ, 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 बिल्कुल मैं ऐसे तो लोगों लोगों को लगता है कि तो देखा हसीना माजिद चली गई, अब ये हम दोबारा से हाँ, एक तो हो इस तरह के लोग तो पाए हर जाते हर हैं। तरह के तो हर तरह के लोग पाए जाते पाए हैं। जाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वही है कि ये रियलाइज़ेशन हमें करनी चाहिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कि ये रियलिटीज़ हैं तीनों मुल्क हाँ, और हमें एक-दूसरे के अच्छे पड़ोसी बनना है। उससे आगे की कोई अब और बात नहीं है। बहुत नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा के लिए रहने हैं तीनों हुँ, और अच्छे पड़ोसी बन के रहें काफ़ी है। इसी में गुज़ारा है। इसी में गुज़ारा करें। मेरे ख़्याल से हम अपनी गुफ्तगू को भी इसी पे गुज़ारा करते हैं, क्योंकि हमने हर वो तमाम दिलचस्प पहलू या जो लाज़मी पहलू थे इस मामले पर वो टच भी कर लिए। नहीं ख़ैर सारे तो नहीं किए, पता नहीं कितने और बहुत से हो पहलू सकते हैं आज। हाँ, हो सकता है हम कोई दूसरी किस्त करें, बिल्कुल हो सकता है। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया और दूसरी किस्त के लिए आप वक़्त देंगे तो मैं फिर अभी लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, हम दूसरी किस्त के साथ इसी मौज़ू पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद साहब के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। कोई बात पूछनी हो दूसरी किस्त के लिए, तो वो आप अपने हमारे फ़ीडबैक में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी अपनी राय दीजिए, हमारे ऊपर तनकीद कीजिए, हमारी तारीफ़ आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें, लेकिन तनकीद ज़रूर करें और सवाल ज़रूर पूछें और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा शुक्रिया। हाफ़िज़।